हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शोएब अहमद आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर। और मेरे प्यारे साथियों, आरोग्यम बैच के अंदर आज एक बिल्कुल बिंदास क्लास लेकर के आए हैं। ऐसी क्लास जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाएंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके नॉट सेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो तैयार रहिएगा। आज का टॉपिक जो हम लेके चलेंगे वो है बेड सोर। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। ये टॉपिक जो है ये याद रखिएगा, क्या चीज को डिनोट करेगा कि किस प्रकार से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं एक पेशेंट का, या किस प्रकार से आप एक पेशेंट को बचा सकते हैं बीमार होने से। तो आज का टॉपिक रहेगा बेड सोर। तो ये बेड सोर भी कहते हैं हम, और इसको दूसरे नाम से भी कहा जाता है। जैसे कि आपने कहा बेड सोर, सोर मतलब होता है एक छाला होना। बेड सोर के अलावा इसको कहते हैं डेक्यूबिटस अल्सर। डेक्यूबिटस अल्सर भी कहते हैं। और तीसरा नाम होता है प्रेशर सोर। क्या कहते हैं भाई? प्रेशर सोर कहते हैं। तो आज आप पढ़ेंगे बेड सोर, डेक्यूबिटस अल्सर, प्रेशर सोर, इसके बारे में। तो तीनों नाम एक ही चीज के नाम होते हैं। जनरली बेड सोर या डेक्यूबिटस अल्सर की बात करें तो वो होता क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। आपने कई पेशेंटों को देखा होगा, इनके पीछे की तरफ कमर के ऊपर जो बेड रिडन होते हैं उनमें इस तरीके के छाले हो जाते हैं। छाला हो जाना, एक बिल्कुल एक घाव सा हो जाना। अब उस घाव का मकसद ये नहीं था कि वो किसी के मारने से, चोट की वजह से लगा, वो एक प्रेशर की वजह से लगा। ये सारा मैकेनिज्म आज मैं आपको समझाऊंगा कि प्रेशर सोर क्या चीज होती है और किस प्रकार से हमें ये चीज को समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, आज का टारगेट मैं आपको बता के चलता हूं। आज आपको पूरा अच्छे से समझाएंगे बेड सोर। पहली बात, बेड सोर के क्या कॉज होंगे, क्या कॉज के बाद टाइप्स होंगे, और इस टाइप के फटाफट हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। तो ये आज का आपका टारगेट रहने वाला है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहली बात, कहानी चालू करें, इसलिए आपको मैं समझाना चाहूंगा आज का टॉपिक बेड सोर। चलिए बेड सोर की कहानी पे चलते हैं। बेड सोर की कहानी मैं समझाऊं उससे पहले आपको एक मैकेनिज्म समझाऊंगा प्यारे बच्चों। मैकेनिज्म समझिएगा, फिर उसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो देखिए, हमारे फेफड़े जो होते हैं, जनरली फेफड़ों से, ये मैकेनिज्म समझ लो। ये मैकेनिज्म आप सभी के लिए समझना जरूरी है। फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ये बात आप मानते हैं कि एल्वियोलाई जो होगा, एल्वियोलाई के चारों तरफ से इस प्रकार से कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज ये जा रही हैं। अब समझिएगा होता क्या है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो कैपिलरी के अंदर जाके भरती है, और ऑक्सीजन यहां से कैपिलरी के अंदर जाकर एल्वियोलाई से कैपिलरी में आ जाती है। ठीक है, एल्वियोलाई से कैपिलरी में आ जाती है ऑक्सीजन। फिर ये आर्टरी जो होती है ये लेकर के जाती है कहां पर? ये सेल्स तक लेकर के जाती है। ऑर्गन या कोई भी सेल होगा उस तक लेके जाएगी। तो यहां जनरली क्या होता है कि जो आर्टरी लेके गई है ऑक्सीजन, और सेल जो होते हैं वो सिक्रीट करने लग जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां चली जाती है, ऑक्सीजन सेल के अंदर चली जाती है। प्यारे बच्चों, यहां समझिएगा, ये जो पॉइंट है जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, किसके बीच में? कैपिलरी और सेल्स के बीच में। इस पॉइंट को कहते हैं परफ्यूजन होना। क्या होना भाई? परफ्यूजन होना। क्या होना? परफ्यूजन होना। प्यारे बच्चों, यहां खेल समझिएगा। मान लीजिए किसी का प्रेशर पड़े और ये आर्टरी दबा दूं मैं, इस आर्टरी को मैं दबा दूंगा, तो क्या ऑक्सीजन आगे जा पाएगी? क्या गैसेस ब्लड में आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो क्या होगा अगर यहां से ये रास्ते को मैंने प्रेशर की वजह से दबा दिया? मान लीजिए आप सो रहे थे कमर के ऊपर, यहां पे जितनी भी आर्टरी है वो दब गई। अब दब जाएगी तो कमर के टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। तो इस स्टेज पे परफ्यूजन खराब हो गया, खत्म हो गया। बेड सोर की यही कहानी है कि बेड सोर में एक नॉर्मल इंसान, आज मैं हूं, मैं चल फिर रहा हूं, तो मेरा ब्लड सर्कुलेशन हर सेल तक बढ़िया तरीके से जा रहा है। जब ये हर सेल तक बढ़िया तरीके से जाएगा तो हम नॉर्मल रहेंगे, स्किन ग्रोथ करेगी, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सब मिलेगा। बट जब यहां आर्टरी दब जाएगी तो क्या ऑक्सीजन, क्या न्यूट्रिएंट्स कुछ जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो बेड सोर में ये चीज समझिएगा कि बेड सोर होता क्यों है, बेड सोर का मतलब क्या होता है। बेड सोर इट इज द इट इज द लोकलाइज्ड डैमेज टू इट इज द लोकलाइज्ड डैमेज टू स्किन एंड स्किन एंड
अंडरलाइंग टिश्यू ड्यू टू प्रेशर एंड डिक्रीज परफ्यूजन तो प्यारे बच्चों यहां एक बात समझ लो, बैट सोर की कहानी क्या है। स्किन और स्किन के अंडरलाइंग टिश्यू, स्किन क्या होती है हमने बताया, ये स्किन है तो स्किन की कुछ लेयर्स होती है। कुछ लेयर्स मतलब सबसे पहले एपिडर्मिस, ये याद रखना क्योंकि बैट सोर की स्टेजेस में काम आएगा। दूसरी डर्मिस, तीसरी सबक्यूटेनियस, फिर नीचे आती है मसल, और मसल के बाद आपकी बोन। तो यहां समझो कि जब बेडसोर की कहानी क्या है, लोकलाइज्ड डैमेज होना, एक पर्टिकुलर पार्ट में डैमेज होना, कि एक इंसान की स्किन डिस्ट्रॉय होने लग जाए और उसके टिश्यू जो है नीचे की सबक्यूटेनियस मसल्स, ये बोन, ये डिस्ट्रॉय होने लग जाए। कारण क्या है? प्राइमरी कारण है प्रेशर, और उसके बाद प्रेशर की वजह से परफ्यूजन डिक्रीज हो जाता है। परफ्यूजन का मतलब है जो ब्लड वेसल्स जा रही थी वो सब दब जाएंगी और आगे ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट नहीं जाएंगे। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये क्या कारण होता है, ये कारण होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो आपका बेड सोर होगा, इस बेड सोर के होने के क्या कारण बनते हैं, तो वो कारण की तरफ हम चलते हैं। हमें कारण पता होना चाहिए, कॉजेज, कॉजेज ऑफ बैड सोर। बच्चों यहां याद रखिएगा, सबसे पहला, चार ऑप्शन दे दें एम्स में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बैड सोर। सारे कॉज होंगे बैड सोर के, बट सबसे प्राइमरी कॉज ऑफ बैड सोर क्या है, वो याद रखिएगा, वो प्रेशर होता है। चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, वो प्रेशर ही रहेगा। तो प्राइमरी कॉज ऑफ बैड सोर इज प्रेशर। क्या है भाई? प्राइमरी कॉज प्रेशर है, इसके अलावा कुछ नहीं। पहला प्राइमरी कॉज है प्रेशर, ठीक है। दूसरा कॉज जो होता है, कारण जो होता है बैड सोर होने का, वो होता है फ्रिक्शन का होना। फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़ लगना। मान लीजिए प्रेशर तो पड़ रहा था, कोई इंसान है जिसका पैरालिसिस आया हुआ है, वो सीधा लेटा हुआ है। अब वो देखिए, हम हमारे एक मैकेनिज्म चलता है, हम जब ऐसे लेटे हुए होते हैं और रात को जब हम थक जाते हैं, हमारी मसल्स परेशान हो जाती है, तो हम करवट ले लेते हैं ऑटोमेटिक। फिर हम यहां से जब थकने लगते हैं, हम दूसरी करवट ले लेते हैं, फिर तीसरी करवट ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां याद रखिएगा, अगर कोई इंसान करवट ही नहीं ले सकता तो प्रेशर बनता रहेगा। और उस प्रेशर में मैंने क्या किया, उस पेशेंट को उठाया और ऐसे शिफ्ट कर दिया। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़ लगना। ये पेशेंट है, इसको मैंने दूसरे बेड पे शिफ्ट करना है, तो मैंने ऐसे लिया और ऐसे ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो जो मुलायम खाल हो गई थी वो उतर जाती है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब रबिंग, रबिंग का होना, ठीक है। तीसरा काम होता है मॉइस्चर का, ये चीज याद रखिएगा। प्राइमरी तो है प्रेशर, मॉइस्चर चाहे कितना ही हो, प्रेशर नहीं पड़ रहा नहीं होगा आपको बेड सोर, बट प्रेशर पड़ रहा है और उसके साथ ये सारे काम हो रहे हैं तो बेड सोर होगा। मॉइस्चर क्या होता है, कई बेड रिडन पेशेंट होते हैं ना, वो यूरिन कर देते हैं, यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता है, यूरिन निकलने लग जाता है, क्योंकि वो जा नहीं सकते तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस होगा। फीसेस निकलने लग जाते हैं, तो यहाँ स्टूल निकल रहा है, फीसेस निकल रहा है, इसके वजह से क्या होगा, जहां वो स्टूल कर देंगे, यूरिन करेंगे, पूरा का पूरा एरिया क्या होगा, गीला हो जाएगा, स्किन मॉइस्ट हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। आपने पूल में देखा होगा, स्विमिंग पूल में जो तैरते हैं उनको थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद देखिएगा, उनका हाथ पैर सब क्या हो जाएंगे, मुलायम हो जाते हैं। तो जो चीज मुलायम हो गई वो क्या हो जाएगी, इजीली हट जाएगी। तो मॉइस्चर का होना दूसरी बात। तीसरी बात, चौथी बात के ऊपर आते हैं। चौथी बात जो होती है प्यारे बच्चों, वो होती है अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा ओबेस है, ठीक है। ओबेस का मतलब होता है बहुत मोटा है, ठीक है, या बहुत ज्यादा दुबला है, थिन है। क्या है? थिन है। इनके अंदर भी चांसेस हो जाते हैं
मोटा हो और पतले के अंदर कि वो क्या हो जाएगा, बैड सोर होने की। क्योंकि देखो मोटे के अंदर तो क्या होता है, बहुत ज्यादा वजन होगा तो कमर पे वजन पड़ेगा, जहां पे भी वो लेटा हुआ है उस पार्ट पे वजन पड़ेगा। दुबला होता है तो दुबले के मसल्स कम होती है तो हड्डी के ऊपर वाला पार्ट जो होगा उस पर हड्डी पे प्रेशर पड़ेगा, हड्डी की स्किन पे, तो हड्डी खराब हो जाएगी। इमोबिलाइज्ड पेशेंट जो होते हैं प्यारे बच्चों, इमोबिलाइज पेशेंट, जैसे कि एग्जांपल देता हूं पैरालिसिस वाले, पैरालिसिस वाले पेशेंट हुए, फ्रैक्चर वाले पेशेंट हुए, इनमें बेड सोर होने के चांसेस होते हैं। जिनमें कोमा वाले पेशेंट भी आते हैं। तो जो पेशेंट खुद ब खुद अपना एक्टिविटी नहीं कर सकते वो चांसेस में आ जाते हैं। छठी बात याद रखिएगा, माल नूरिश्ड पेशेंट, माल नरिश्ड, ऐसे पेशेंट जो अपनी डाइट नहीं लेते, जो अपने हाई प्रोटीन प्रोटीन विटामिन ये नहीं लेते, तो उनकी स्किन अपने आप डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है प्यारे बच्चों, डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। चौथी बात, अगली बात याद रखिएगा, सातवीं बात यह है कि अगर कोई पेशेंट के अंदर शेयर की प्रॉब्लम हो रही है, शेयर समझिएगा, शेयर, शेयर की प्रॉब्लम क्या होती है, एक आपने कुशन लिया, तकिया लिया और उसको कुर्सी पे लगा के बैठे, आज इतना बड़ा तकिया था, 10 साल बाद देखोगे तो तकिया पिचक जाएगा। तो ये हो क्या रहा है, आपकी फोर्स, कुर्सी पे बैठ रहे हो, आपकी फोर्स प्लस ग्रेविटी की फोर्स दोनों लग रही है। तो वो जो आपका तकिए की जगह, अब आपकी मसल्स को समझना कि अगर कोई इंसान पैरालाइज्ड है या वैसा है तो वो ऐसे बैठा हुआ है, तो जो ग्रेविटी के द्वारा फोर्स लग रही है उसको शेयर कहते हैं। कि आपके मसल्स ऐसे दबने लग जाएगी, आप उसको हवा नहीं दोगे, उठोगे नहीं, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दबती चली जाएगी। तो शेयर भी कारण बनता है प्यारे बच्चों, क्या बनता है, शेयर भी कारण बनता है। तो जनरली आपसे पूछा जाए प्राइमरी कारण क्या होता है, वो क्या होता है, आपका प्रेशर होता है। अब समझिएगा कि ये जो आपने कारण पढ़े, प्रेशर का होना, इनका होना, इसके अंदर किस प्रकार से एक इंसान को ये प्रॉब्लम में डाल देता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ स्टेजेस समझाता हूं कि स्टेजेस किस प्रकार से होगी बैड सोर की। तो आप पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ बैड सोर, स्टेजेस ऑफ बैड सोर। प्यारे बच्चों यहां समझना, स्टेजेस ऑफ बैड सोर या बर्न की, बर्न के आप देखेंगे स्टेजेस वो भी सेम होती है, तो बैड सोर और बर्न की स्टेजेस सेम है, तो दोनों को समझिएगा। मान लीजिए मैं पहले आपको समझाता हूं, ये लेयर्स हर बच्चे को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, हमारी स्किन की कितनी लेयर होती है, सबसे पहले आपसे यही बात पूछेंगे। तो याद रखना स्किन की सिर्फ 2 लेयर होती है, कई किताबों में 3 का वर्णन दिया गया है, पर जनरली 2 ही होती है। तीसरी लेयर तो सब क्यूटेनियस होती है, जो फैट की बनी होती है, सब क्यूटेनियस, जो क्या है, एक फैट है। तो स्किन को फैट में नहीं लेंगे, स्किन की सिर्फ 2 लेयर मानते हैं, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस और डर्मिस। क्या क्या, एपिडर्मिस और डर्मिस। सबक्यूटेनियस तीसरी लेयर होती है, माने कि तीसरी फैट वाली लेयर हो जाती है। उसके नीचे आपकी मसल्स आती है, क्या आती है, मसल्स आती है। एंड देन आपकी क्या आने लग जाती है, बोन आने लग जाती है। अब आपसे देखिए एक सवाल क्या पूछेंगे, स्टेजेस ऑफ बेड सोर में कितनी स्टेजेस होती है, 4 स्टेजेस मान के चलनी है अपन को, 4 स्टेज याद रखनी है। उन स्टेज को याद रखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। पहली स्टेज में पहली लेयर पे नुकसान होगा, दूसरी स्टेज में दूसरी लेयर तक नुकसान होगा, तीसरी लेयर में, तीसरी स्टेज में तीसरी लेयर तक नुकसान होगा, और चौथी स्टेज में सारी की सारी नुकसान हो जाएगा, सारी लेयर्स में नुकसान देखने को मिलेगा। ये बात आपको क्लियर है, ये स्टेजेस याद रखिएगा। देखो बर्न में भी सेम होता है ना, बर्न में भी पहली लेयर में पहला फर्स्ट डिग्री का बर्न हो गया, सेकंड डिग्री का बर्न, तो ऐसे बर्न का क्लासिफाई होता है। वो बैड सोर्स समझिए आप, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, मसल्स और नीचे आती है बोन्स। अब यहां मैं स्टेजेस समझाता हूं, स्टेजेस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्टेजेस पे ध्यान देते हैं अपन। तो स्टेजेस समझते हैं। स्टेजेस को समझने के लिए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में ऐसे बांटा गया, तो स्टेजेस आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए तो स्टेज 1 की तरफ चलें। आपकी
स्टेज वन, स्टेज वन, स्टेज वन में क्या होता है देखिए, स्टेज वन के अंदर सिर्फ एपिडर्मिस जो है उस पे नुकसान होगा। तो ऐसे याद रखिएगा स्टेज वन में क्या होता है। अब प्यारे बच्चों, स्टेज वन में ये कंडीशन होती है कि आप अपने एक फिंगर ले लो या हाथ ले लो, हाथ को ऐसे दबाओ या इस फिंगर को ऐसे दबाओ, दबाने के टाइम पे देखना ये लाल हो गई, बिल्कुल लाल हो गई। अब जैसे ही आप छोड़ोगे ये नॉर्मल कलर पे आ जाएगी, फिर दबाओ, लाल हो गई, छोड़ोगे नॉर्मल कलर पे आ जाएगी। समझ रहे हैं आप? इसी तरीके से हाथ को, अब अगर आप हाथ को दबाते हैं, दबाते रहिए, लाल हो जाएगा, लाल होते ही आप छोड़ोगे वापस आपकी नॉर्मल स्किन पे आ जाएगी। इसको कहते हैं ब्लीच एबल रेडनेस। कौन सी रेडनेस? ब्लीच एबल रेडनेस। अब मानिए आप कोई करवट सो रहे थे, मानिए मैं ऐसे सो रहा था, मेरा गाल जो है पूरा लाल हो गया, जब मैं उठूंगा तो थोड़ी देर में 5 मिनट में ये नॉर्मल स्किन के कलर में हो जाएगा। बट बैड सोर की कंडीशन में स्टेज वन क्या होती है समझिएगा, कि अगर कोई इंसान लंबे समय से पड़ा हुआ है और हमने उसकी कमर देखी, वो लाल हुई पड़ी है, और हमने उसको हवा दी थोड़ी सी देर, और हवा देने के बाद करवट पोजीशन भी दी, बट उसका लालपन जो है, रेडनेस जो है, वो जाती नहीं है, इसी को कहते हैं नॉन ब्लीचेबल रेडनेस। तो स्टेज वन में क्या होता है, एक पेशेंट को अगर आपने लेटाया तो उसके एपिडर्मिस, मतलब जो ऊपर की लेयर दिख रही है ये पूरी एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस लाल हो जाएगी, फटेगी नहीं, लाल हो जाएगी। लाल के साथ साथ मुलायम हो सकती है, सख्त हो सकती है, गर्म या ठंडी हो सकती है, बट यहां याद रखिएगा ये लाल रहेगी, और लालपन जो होगा वो जाएगा नहीं, स्किन दिखेगी बट लाल रहेगी, यह एक खासियत होती है स्टेज वन। एट it is a first stage, it is a first stage, it is the first stage in which, stage in which there is a, there is a, is a redness, redness कैसी? नॉन ब्लीचेबल, नॉन ब्लीच एबल, नॉन ब्लीचेबल रेडनेस ऑन एपिडर्मिस, on epidermis, comma, skin is, skin is intact, skin is intact, comma, hot or cold with soft, with soft firm nature। तो यहां समझिए ये खासियत है, एक स्टेज जो होगी उसके अंदर आप ये देखने को मिलेगा, स्किन जो है वो लाल है और लालपन जाएगा नहीं, थोड़े टाइम में प्रेशर हटाते नहीं जाएगा, इसी को नॉन ब्लीचेबल कहते हैं। दूसरी बात, स्किन जो होगी साबुत रहेगी, फटेगी नहीं, रात रेडपन दिखेगा आपको ऊपर ऊपर से, हो सकता है वो गर्म हो सकता है ठंडी हो, ठीक है। आप नॉर्मल यहाँ की छू करके देखेंगे, हो सकता है गर्म हो क्योंकि अभी नई नई घाव बनाए तो गर्म रहेगा, हो सकता है वो ठंडा हो पुराने घाव में, तो याद रखिएगा गर्म और ठंडा हो सकता है, और सॉफ्ट मुलायम भी हो सकता है मॉइस्चर के चक्कर में, या मॉइस्चर नहीं है तो हीट के चक्कर में वो फर्म भी हो सकती है। तो जनरली हमें नॉन ब्लीचेबल रेडनेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, डायग्राम हमने बनाया था, तो हमारी पहली स्टेज के अंदर क्या हुआ, सिर्फ यहां रेडनेस देखने को मिली, ये जो जगह लाल हो चुकी है, ठीक है, ये जगह कैसी हो गई, रेड हो गई, ये फर्स्ट स्टेज है, स्टेज वन। स्टेज वन में एपिडर्मिस। स्टेज टू पे आइएगा, स्टेज टू क्या होती है, स्टेज टू की बात करते हैं। स्टेज सेकंड, स्टेज सेकंड में क्या होता है, इट इज अ
second stage, it is a second stage in which, it is a second stage in which the epidermis, the epidermis is sludged off, and dermis is visible, and dermis is visible with blister formation, with blister formation। प्यारे बच्चों यहां समझिएगा स्टेज सेकंड की खासियत क्या होती है कि जब हम क्या करेंगे, अगर आपकी एपिडर्मिस लेयर उधड़ जाए, पूरी की पूरी फट जाए, एपिडर्मिस हट गई, अब आपको विजिबल है डर्मिस, ऊपर एक घाव हो गया जिसमें एपिडर्मिस हट चुकी है, डर्मिस दिख रही है। और डर्मिस कब दिखती है? जब आपके यहां पर फफोला हो जाएगा या ब्लिस्टर बन जाएगा। ऐसे मान लीजिए पानी का ब्लिस्टर आ गया, कहाँ आ गया? डर्मिस के अंदर पानी का ब्लिस्टर बन गया। तो याद रखिएगा ये कौन सी स्टेज है? स्टेज सेकंड है। ठीक है, तो पहली स्टेज में लाल होगी खाल, दूसरी स्टेज में वो लाल वाली खाल हट जाएगी, आपको डर्मिस के अंदर क्या दिखने लगेगा? एक फफोला सा बनता हुआ दिखेगा। तो आप समझिएगा आप सेकंड स्टेज में आ चुके हैं। थर्ड स्टेज की बात करते हैं। हमारी थर्ड स्टेज क्या होती है? स्टेज थर्ड। थर्ड स्टेज क्या होती है? इट इज द थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज in which both epidermis and dermis is closed off। एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों हट गई, अब आपको तीसरी में तीसरी लेयर दिखने लग जाएगी जो है सबक्यूटेनियस लेयर। स्लज्ड ऑफ एंड सबक्यूटेनियस लेयर, subcutaneous layer is visible, layer is visible with white और ब्लैक कलर। अगर उसमें पस पड़ने लग गई ब्लैक कलर की हो जाएगी। तो यहां याद रखिए कि अगर एपिडर्मिस और डर्मिस रिमूव्ड हो रही है और उसके बाद सबक्यूटेनियस लेयर दिख रही है, तो ये क्या निशानी है? निशानी ये है कि देखो पहली वाली में लाल हो रहा था, दूसरी वाली के अंदर फफोला बन रहा था, तीसरी वाली में बिल्कुल व्हाइट दिखेगी। व्हाइट दिखे तो आप ये याद रखिए, क्योंकि देखिएगा आपने सुना होगा फैट चर्बी जो होती है वो व्हाइट होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको व्हाइट या ब्लैक कलर दिखने लग जाएगा। तो आप समझिएगा ये थर्ड लेयर है प्यारे बच्चों, सबक्यूटेनियस दिख जाए थर्ड लेयर। फोर्थ लेयर, स्टेज फोर्थ। स्टेज फोर्थ क्या होती है? स्टेज फोर्थ सबसे खतरनाक स्टेज होती है जिसमें स्किन की सारी लेयर, मसल की सारी लेयर, फैट की सारी लेयर गायब हो चुकी है, हड्डियां दिखने लग गई, हड्डी के साथ साथ टेंडन, लिगामेंट दिखने लग गए, उसको स्टेज फोर्थ कहा जाता है। तो स्टेज फोर्थ, इट इज द मोस्ट सीरियस, इट इज द मोस्ट सीरियस stage in which epidermis, dermis, subcutaneous muscles all get removed, leading to bone, tendon, ligament visibility। सीरियस स्टेज जिसमें मसल्स, बोन दिखने लग गए, डायरेक्टली मसल्स, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस सब हट गई है,
सिर्फ बोन दिख रही है, टेंडन दिख रहे हैं, तो डायरेक्ट ऐसे मानो हाथ का पूरा एक पार्ट हट गया है और अंदर से हड्डियां दिख रही है, तो ये याद रखिए सबसे सीरियस स्टेज होती है। तो ये चार स्टेज को मैं डायग्राम से और समझाता हूँ आपको, कि डायग्राम से आप देखेंगे तो डायग्राम से आपको समझ में आएगा। देखिए हल्का सा रेडनेस होना, इमेज में आप देख पा रहे होंगे, हल्की सी रेडनेस हुई, स्टेज 1। एपिडर्मिस हट गई, नीचे की डर्मिस दिखने लग गई, स्टेज 2। स्टेज 3 में एपिडर्मिस हट गई, डर्मिस हट गई, सबक्यूटेनियस के ऊपर आ गई, सबक्यूटेनियस दिखने लग गई है, नुकसान सबक्यूटेनियस पे होने लग गया है, तो ये स्टेज 3। स्टेज 4 में फुली एक्सपोज्ड हो चुकी है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, मसल्स और डायरेक्ट हड्डी जो है, ये पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये बोन है, ये बोन आपकी हट चुकी है। तो ये चार स्टेजेस हैं। क्या हैं? चार स्टेजेस है। बच्चों को समझ में आया चार स्टेजेस किस प्रकार से होती हैं? चलिए अब मैं आपको एक चीज मैं ये समझाता हूं, कि जब ये चार स्टेजेस होती है ना प्यारे बच्चों, ये मोस्ट कॉमन कॉमन साइट्स कौन कौन सी होती है जहां ये होने के चांसेस रहते हैं? कॉमन साइट्स। देखो कॉमन साइट का मतलब ये है कि आप जिस पोजीशन में लेटे हुए हो उस पोजीशन में कहां कहां होने के चांसेस रहेंगे। मैं मानो सुपाइन पोजीशन होती है, सीधे आप बेड के ऊपर ऐसे लेटे हुए हो, तो वो सीधे आप जो लेटे हुए हो तो आपका सरफेस, पीछे वाला जो सरफेस है वो कांटेक्ट में आएगा। मान लीजिए पहला इंसान है सुपाइन में लेटा हुआ, सुपाइन में, अगर कोई सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ, सुपाइन कैसे होती है? इस प्रकार से होती है, ठीक है, कमर के बल लेटा हुआ है। अब जो कमर के बल लेटा हुआ है उनमें चांसेस कहाँ कहाँ होते हैं? क्योंकि आप लेट करके देखिएगा, आपको जो ज्यादा कांटेक्ट में आ रही है वो जगह कौन कौन सी होती है? ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट कांटेक्ट में, आपका हिप वाला सैक्रम पार्ट जो होता है, सैक्रम, वो कांटेक्ट में आता है, हील जो होते हैं पैरों के हील वो कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, आपका स्कैपुला वाला पार्ट जो होता है वो कांटेक्ट में आ रहा है, तो ज्यादातर ये पार्ट कांटेक्ट में आ रहा है। आपके हाथ यूं सीधे रहेंगे, आप कोमा में पड़े हैं, तो ये आपका एल्बो पार्ट जो होता है ना, एल्बो, वो कांटेक्ट में आ रहा है। तो यहां सबसे ज्यादा जो घाव बनता है वो सैक्रम रीजन पे बनता है। कहाँ बनता है? सैक्रम रीजन पे बनता है। तो यहां याद रखिएगा, इन सुपाइन पोजिशन, in supine position, chances of bed sore is in supine, sorry, sacrum, comma, occipital, occipital ये होता है सिर के पीछे वाला, occipital region, elbow, heel, elbow, heel, यहाँ पे ज्यादा चांसेस बनते हैं। और याद रखिएगा स्कैपुला, जो शोल्डर होता है ना, यहाँ पे भी पूरा वजन आता है, स्कैप्यूला, स्कैप्यूला रीजन, तो यहाँ ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप इंसान, एक इंसान नॉर्मली वो ऐसे ही सीधा ही सोएगा तो ज्यादातर आप सैक्रम पे देखते हैं घाव हुए हुए। सेकंड, अगर कोई उल्टा सोया है, उल्टा का मतलब होता है इस तरीके से, मुंह इधर है तो इस तरीके से सो रहा है, तो वो कैसे सोएगा? तो प्रॉन रीजन में क्या होता है? प्रॉन रीजन, प्रॉन रीजन, प्रॉन रीजन में आप देखिएगा, इफ अ पेशेंट लाई ऑन प्रॉन रीजन, then chances of bed sore, then chances of bed sore is more on forehead। सबसे पहले याद रखिएगा forehead। मान लीजिए कोई ऐसे ऐसे सिर करके लेटा हुआ है, तो यहाँ फोरहेड पे ज्यादा चांसेस होते हैं। या फिर आप देखेंगे तो इस तरफ पे मैंडिबल जो होता है ना, ये मैंडिबल, तो मैंडिबल पे बहुत चांसेस बनते हैं, मैंडिबल, मैंडिबल पे चांसेस बनते हैं। आपके अगर कोई पेशेंट मैंडिबल इस तरीके से लेटा हुआ है, आपके क्लेविकल जो होते हैं, क्लेविकल या चेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं, चेस्ट के ऊपर। आपके इलियक स्पाइन जो होती है, इलियक स्पाइन, क्योंकि आप उल्टे लेटे हुए, तो यहाँ जो हड्डी होती है आगे की तरफ, आप जहाँ बेल्ट बांधते हैं, वो हड्डी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, स्किन स्किन जो जमीन के कॉन्टैक्ट में रहेगी, तो यहाँ घाव हो जाएंगे इलियक स्पाइन के ऊपर, नी के ऊपर और लेग के ऊपर होते हैं। तो जनरली यहाँ चांसेस आपके ज़्यादा हैं
प्रॉन रीजन में, अगर किसी ने पूछा कि प्रॉन रीजन पे कहाँ घाव होने के चांसेस होते हैं, इलियक पे, मैंडिबल पे, चेस्ट पे ज्यादा से ज्यादा घाव होने के चांसेस बनते हैं। तो अगर कोई लंबे समय तक लेटा हुआ है तो इलियक पे ज्यादा चांस बनेंगे। तो यहाँ आपने देखा प्रॉन रीजन में। अगर कोई इंसान साइड लाइंग पे लेटता है तो साइड लाइंग वाला जो इंसान होगा उसके कहाँ कहाँ घाव होते हैं, एक याद रखिएगा मैंडिबल, दूसरा यहाँ पर आपके एल्बो के ऊपर वाले पार्ट के ऊपर होता है जहाँ एक्रोमियम प्रोसेस होता है, मैंडिबल, एक्रोमियन प्रोसेस, ग्रेटर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर, मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल। मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल क्या होते हैं, आपके जो नी है, घुटने हैं, घुटनों के दोनों तरफ एक अंदर वाला पार्ट और एक बाहर वाला पार्ट, जब आप दोनों पैर को एक दूसरे के ऊपर रख करके सोएंगे तो नीचे वाले पार्ट कॉन्डाइल में भी, लेटरल कॉन्डाइल में भी प्रेशर पड़ता है, बीच वाले पैर के जैसे ये घुटना है तो मान लीजिए यहाँ पे आप लेटे हैं तो यहाँ पे भी प्रेशर, यहाँ पे भी दूसरे पैर के ऊपर भी रखेंगे तो इनके ऊपर आपके प्रेशर पड़ने लग जाते हैं और आपके मैल्यूलस पे प्रेशर पड़ता है। तो ये जो जगह है ये आपके मोस्ट चांसेस होते हैं। सो सबसे ज्यादा इंसान अगर लेटता है तो वो सुपाइन में लेटता है। सुपाइन में लेटेगा तो सुपाइन के अंदर आप बेशक देखेंगे सैक्रम रीजन के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ एक चीज आपको मैं बताता हूं कि जो बेड सोर होता है ना, उस बेड सोर को नापने के लिए एक स्केल बनाई गई, बेड सोर को नापने के लिए एक स्केल बनाई गई जिसको कहते हैं ब्रेडन स्केल। ये ब्रेडन स्केल क्या होती है, ये आपके बेड सोर को नापती है और इट शो क्या शो करती है, इट शोज रिस्क ऑफ डेवलपिंग बेड सोर, डेवलपिंग बेड सोर, बेड सोर होने का रिस्क शो करेगा। क्या शो करेगा, बेड सोर होने का रिस्क शो करेगा। देखिए ये स्केल किस प्रकार से होती है, मैं आपको स्केल दिखाता हूं। ये स्केल आपको शो करता हूं किस प्रकार से स्केल होगी। ये है वो स्केल। बेडसोर की स्केल को हमने, बेडसोर की स्केल को कहा ब्रेडन स्केल। कौन सी स्केल, ब्रेडन स्केल। अरे बच्चों यहां याद रखना ब्रेडन स्केल के कुछ पैरामीटर होते हैं। ये पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर जो माना गया वो आपका क्या माना गया, सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन। दूसरा मॉइस्चर होता है, कितना मॉइस्चर है पेशेंट के ऊपर, बॉडी के ऊपर। तीसरा वो एक्टिविटी करता है या नहीं करता वो हम देखते हैं। चौथा उसके अंदर मोबिलिटी, मोबिलिटी एक्टिविटी और मोबिलिटी में क्या अंदर होता है, मैं बेड पे लेटा हुआ हूं तो मैं इधर से इधर सिर्फ ये मुड़ रहा हूँ, ये तो एक्टिविटी है। मोबिलिटी का मतलब होता है एक पोजीशन का चेंज होना, पोजीशन का चेंज होना विद मूवमेंट्स, एक दूर तक जा रहे हैं, ये एक्टिविटी हो गई। तो आपके साथ एक्टिविटी और उसके साथ साथ मोबिलिटी का होना, ठीक है, ठीक है, मोबिलिटी का होना। न्यूट्रिशन का लेवल कितना है इसका, न्यूट्रिशन कितना है, कितना खाता है या नहीं खाता है, या माल नरिश्ड चल रहा है वो। और उसके बाद छठा लेवल जो होता है फ्रिक्शन और शेयर का होता है, फ्रिक्शन और शेयर का होता है। प्यारे बच्चों यहां समझिएगा, जिन लोगों का यहां याद रखिएगा लोएस्ट स्कोर जो आता है ना, लोएस्ट स्कोर वो डिफाइन करता है हाईएस्ट रिस्क को, हाईएस्ट रिस्क को। लोएस्ट रिस्क स्कोर क्या डिफाइन करेगा, हाईएस्ट रिस्क को डिनोट करेगा। लोएस्ट स्कोर कैसे, एक नंबर कंप्लीटली लिमिटेड, मान लिया सेंसरी परसेप्शन किसी को बिल्कुल नहीं आ रहा तो यहां से हमने एक नंबर दे देते हैं। मॉइस्चर देगा, कॉन्स्टेंटली मॉइस्चर गीला पड़ा है पूरा, उसको भी एक नंबर दे दिया। तो ऐसे चार्ज करते हैं। कोई बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, बेड रिडन है, एक नंबर दे देंगे। कंप्लीटली इमोबाइल है वो बिल्कुल ही एक नंबर दे देंगे। खाने पीने में कुछ खा ही भी नहीं रहा तो एक नंबर दे दो। फ्रिक्शन और शेयर, रगड़ बहुत ज्यादा चांसेस रगड़ने के, एक नंबर दे दो। प्यारे बच्चों यहां समझो कि हमने सबसे लोएस्ट स्कोर जो है वो हाईएस्ट रिस्क बनाता है। अब सब में बहुत बुरा था, परसेप्शन नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, एक्टिविटी मोबिलिटी सब नहीं है, तो एक 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 दिया तो यहां कितना हो गया, 6। 6 का मतलब है हाईएस्ट रिस्क, ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं इसके क्या होने के, इसके बीमार होने के, बेड सोर होने के। ठीक है क्या भैया, बेड सोर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो रहे हैं। अब मानिए सेंसरी परसेप्शन में परफेक्ट 4 नंबर दिया, मॉइस्चर में रेयर मॉइस्ट 4 नंबर दिया, वॉक फ्रीक्वेंटली चल भी रहा है 4 नंबर दिया,
तो 12 तो यहीं हो गए, 12 के बाद यहाँ 16 हो गए, 16 के बाद यहाँ 20 हो गए, 20 के बाद यहाँ 3 और है, 23 हो गए। तो मैक्सिमम स्कोर जो हो जाएगा वो 23 का जाता है। 23 का मैक्सिमम स्कोर, मैक्स स्कोर जो होता है वो डिनोट करता है लोएस्ट रिस्क को। ठीक है, तो अगर आपको कहीं बोल देवे कि 8 का स्कोर है, 9 का स्कोर है, तो कम से कम स्कोर, ज्यादा से ज्यादा चांसेस, ज्यादा से बड़ा स्कोर, कम से कम चांसेस बैड स्कोर होने के। ये ब्रेडन स्केल का खेल है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ब्रेडन स्केल में ये याद रखना है कि कौन कौन से पैरामीटर है। स्कोर 6 से 23 का स्कोर है, और लोएस्ट में सबसे खतरनाक 6 है, सबसे ऊपर वाला 23 है। चलिए, अब मैं आपको उसका ट्रीटमेंट बताता हूं कि यदि आपको ट्रीटमेंट करना हो तो आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप ट्रीटमेंट देखिएगा कैसे ट्रीटमेंट करते हैं बेड सोर का। तो ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में सबसे पहला प्रायोरिटी बनती है पोजीशन चेंज। सवाल भी आया था एक, पोजीशन चेंज कितने कितने घंटे में करते हैं। पोजीशन चेंज 2-2 घंटे में करना है। पोजीशन चेंज विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे में पोजीशन चेंज होनी चाहिए। दूसरी बात, अवॉइड मॉइस्चर, अवॉइड मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर है तो उसको अवॉइड करिएगा। कीप स्किन ड्राई, कीप स्किन ड्राई, स्किन को ड्राई रखना है। ठीक है, मॉइस्चर के प्रिवेंट करना है, स्किन को ड्राई करना है। दूसरी बात के बाद तीसरी बात पे आइए, वॉश द एरिया। अगर आपको लग रहा है यहाँ यूरिन पड़ा था, यूरिन की वजह से गीला हो गया है, उस एरिया को धोइएगा, क्योंकि यूरिन वाला एरिया नहीं धोगे तो घाव बन जाएगा। तो वॉश द एरिया, वॉश द एरिया विथ वार्म, गर्म पानी से, वार्म गुनगुने पानी से, वार्म वाटर एंड सोप। ऑल्सो ड्राई इट, ऑल्सो ड्राई इट। पानी और साबुन से हल्का सा धो दीजिए और ड्राई इट, उसको ड्राई कर दीजिए। अप्लाई करना है धोने के बाद, अप्लाई पाउडर। यहां तेल अप्लाई नहीं करना, पाउडर अप्लाई करना है। पाउडर सुखा देता है। धो लिया, साफ हो गया, हाइजीन मेंटेन हो गई, अब पाउडर अप्लाई करेंगे। पाउडर अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल बात है भाई, जहां पर एक इंसान के घाव अभी स्टार्ट हुआ है। अब मान लीजिए किसी इंसान के इतना ज्यादा घाव है कि अंदर की तरफ पस, डेब्रीज, एक गंदी सी एक स्किन की लेयर बन गई, तो उस लेयर को आप क्या करेंगे, हटाएंगे। एक केमिकल होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, वो डालते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जितना भी पस चिपकी हुई है वो सारी पस हट जाएगी। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इफ scar is present, clear it by हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये उस स्कार को हटाने में मदद करेगी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। डेब्रिज वेब्रिज को साफ करने में काम करेगी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, ये काम किया। वुंड के अंदर, घाव के अंदर थोड़ी सी इंसुलिन आप डाल सकते हैं। इंसुलिन क्या करती है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। इंसुलिन इन द वुंड, इन द वुंड such that such that it will increase cellular metabolism, increase cellular metabolism। ये इंक्रीज कर देगा मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा। छठी बात, पेशेंट को डाइट बोला जाए तो डाइट हम क्या देते हैं, हाई प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से मसल्स बनती है। और विटामिन सी वाली डाइट देंगे, क्योंकि विटामिन सी इन्फेक्शन से बचाती है। तो प्रोवाइड प्रोवाइड हाई प्रोटीन, प्रोवाइड हाई प्रोटीन एंड विटामिन सी डाइट, विटामिन सी डाइट, हाई प्रोटीन विटामिन सी डाइट देनी है। और प्यारे बच्चों, कई बार मॉइस्चर को मिटाने के लिए,
क्योंकि मॉइस्चर आपका गर्मी की वजह से भी हीट में पड़े हुए हैं पेशेंट को, और हम मॉइस्चर साफ करे जा रहे हैं। तो एक पंखा भी लगा सकते, कमर मोड़ दी अपन ने, एक पंखा लगा देंगे तो उससे भी आपका ड्राइनेस होगा। इफ क्लाइमेट इज हॉट, क्लाइमेट इज हॉट, यूज फैन। क्लाइमेट बहुत गर्म है तो पंखा का इस्तेमाल कीजिए। अब देखो ये तो हमने क्या किया कि एक इंसान है, उसके घाव हुआ है तो घाव की हमने सफाई की, धो दिया उसको साबुन से, सुखा दिया उसको पाउडर लगा करके। ठीक है, कभी भी एक याद रखना, ऑयल से मसाज मत करना, ऑयल हीट प्रोड्यूस करती है और स्किन फाड़ देती है। तो नेवर यूज ऑयल, नेवर यूज ऑयल, कभी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। प्यारे बच्चों यहां याद रखिएगा, एक थेरापी होती है जिसको कहते हैं बल्ब थेरापी। आपका 9th है बल्ब थेरापी, यूज बल्ब थेरापी। बल्ब थेरापी का मतलब क्या होता है, एक बल्ब लेते हैं, ठीक है, एक बल्ब लिया, वो बल्ब जो होगा उसको पेशेंट के 100 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे। ठीक है, 100 सेंटीमीटर की दूरी पे मानिए। 100 वाट का बल्ब होता है, 100 वाट का बल्ब होता है, जनरली 50 से 70 बोलते हैं, बट आप 100 की सेंटीमीटर की दूरी पे रखिएगा। ठीक है, 100 वाट का बल्ब होता है, और ये बल्ब को हमें 10 मिनट के लिए लगाना है, दिन में 2 टाइम बीडी। ठीक है, बीडी लगाना है। अब इससे क्या होगा, जो हीट निकलती है ना, बल्ब कौन सा होना चाहिए, बल्ब होना चाहिए फ्लोरेसेंट वाला। ये बहुत बढ़िया काम करता है, ये मैंने भी आजमा के देखा है कई बार पेशेंटों पे। पेशेंट यहाँ है, बल्ब यहाँ है, फ्लोरेसेंट बल्ब आता है। जो पहले के ज़माने में एक बल्ब आता था, रोशनी निकलती थी बहुत ज़्यादा तेज रोशनी, सीएफएल वाले बल्ब की बात नहीं कर रहा हूँ। एक फ्लोरेसेंट बल्ब आता है जिसके अंदर टंगस्टन वायर होता है, तो वायर गर्माता है तो हीट निकलती है। तो पेशेंट को यहाँ रखा, हमने बल्ब लगाया, तो इस बल्ब की रोशनी इतनी तेज पड़ेगी तो उससे क्या होगा, जितना भी उसका मॉइस्चर होगा ना वुंड के ऊपर, वो गायब होने लग जाएगा। इसको कहते हैं बल्ब थेरापी। ठीक है, so used a bulb of 100 watt at a distance of 100 centimeter for 10 minutes twice a day, twice a day, to decrease moisture, to decrease moisture, मॉइस्चर को डिक्रीज करने के काम में आएगा। प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ रही है? तो प्यारे बच्चों यहां समझना, एक इंसान का अगर आपको इलाज करना है, बेड सोर का इलाज करना है, तो उसकी सफाई बहुत अच्छे से हो। सफाई के बाद मॉइस्चर गायब कर दें, प्रेशर की वजह से हुआ था तो प्रेशर करवट दिलाते रहिएगा। फिर हमें इंसुलिन डालिए, इंसुलिन के बाद उसका ड्राई भी कर सकते हैं, उसको बल्ब लगा के सुखा सकते हैं। एंड देन लास्ट एक अपन को एक क्रीम लगानी पड़ती है। जैसे मान लीजिए घाव के ऊपर आप पॉलीथीन बांध रहे हैं तो उससे मॉइस्चर अंदर नहीं जाएगा, ऐसे एक क्रीम बनाई गई जिंक ऑक्साइड, तो अप्लाई जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एक वाटर प्रूफ लेयर बना देती है। जिंक ऑक्साइड, अप्लाई जिंक ऑक्साइड ऑन दी वुंड, ऑन दी वुंड, apply zinc oxide on the wound to prevent moisture entry, moisture entry। हम प्रिवेंट करेंगे जिंक ऑक्साइड को टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंट्री, मॉइस्चर की एंट्री बचाने के लिए। तो प्यारे बच्चों आज आपने क्या क्या पढ़ा, आज आपने मैंने बताया आपको कि हमने पढ़ा बेड सोर क्या होता है। सोर मतलब छाला, इसका दूसरा नाम डेक्यूबिटस बताया, और इसी को हमने कहा प्रेशर सोर। मैंने आपको बताया कि क्या कारण होते हैं, तो कारण में सबसे पहला कारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण याद रखिएगा, प्रेशर। फिर आपको बताया गया स्टेजेस, कौन कौन सी स्टेजेस होती है। स्टेजेस के बाद आपको बताया गया कि ब्रेडन स्केल को यूज में लिया जाता है नापने के लिए। एंड देन लास्ट में आपको बताया गया ट्रीटमेंट क्या होता है। ये याद रखिएगा, ट्रीटमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्लिनिकल लाइफ में आपको बहुत ज़रूरी पड़ेगा। तो आज का होमवर्क मैं आपको देता हूं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर किसी इंसान के अंदर कौन सी स्टेज के अंदर ब्लिस्टर फॉर्म होगा। स्टेज में
ब्लिस्टर फॉर्म होता है? इसका जवाब जरूर दीजिएगा, कौन सी स्टेज में ब्लिस्टर बनता है। और दूसरा है आपका कि हम इंसुलिन डाल रहे हैं वुंड के अंदर, तो इंसुलिन डालने का रीजन बताइएगा, क्या रीजन होता है। रीजन वही बता पाएंगे जो स्टार्टिंग से लास्ट तक क्लास को देखते आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की क्लास में, और इसी तरीके से दिल लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।